हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज हम करने वाले हैं जो आईएससी बोर्ड का आज इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है ना। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है उम्मीद बैच। क्या होगा सर उस बैच में? जिस बच्चों को अकाउंटेंसी में दिक्कत है, सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, चीजें कैसे सही होंगी, पास कैसे होंगे, जस्ट पास कैसे होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो मैं करवाने वाला हूँ। जिसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये 9690105047। वन टाइम फीस है बेटा 1000 रुपीज। जो भी बच्चे ज्वाइन होना चाहे, इंटरेस्टेड हो, लिमिटेड सीट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पूछा था आपसे द एग्रीगेट यूटिलिटी। एग्रीगेट यूटिलिटी का मतलब टोटल यूटिलिटी। एग्रीगेट यानी कि टोटल। यही अगर आपसे एडिशनल होता यहाँ पर तो हम कहते हैं मार्जिनल, यानी कि इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता बी, टोटल यूटिलिटी। आपसे कह रहा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट कमोडिटी चेंज इन द सेम डायरेक्शन। देखिए इसका जो आंसर है वो है ईडी लेस देन वन, सॉरी लेस देन वन। ऐसे लॉ ऑफ डिमांड अगर लग रहा है एक्सपेंडिचर मेथड में तो ग्रेटर देन वन है, नहीं लग रहा है तो लेस देन वन है, यानी इसका आंसर है बी। फिर आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा सेट्रिस पेरिबस assumption नहीं है। सेट्रिस पेरिबस का मतलब कांस्टेंट है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें अगर आपने ए किया है, बी किया है, दोनों ही सही आंसर्स हैं, लेकिन मोस्ट फेवरेबल यहाँ पर इसका आंसर ए है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे हमारा व्हेन द मार्जिनल, ये रह गया क्या हमारा? तो फिफ्थ वाले में आप ए भी किया है, सी किया है, कुछ भी किया है, दोनों सही है। ठीक है ना। When the marginal product turns negative, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हमारा नेगेटिव हो जाता है तो टीपी क्या होगा? टीपी फॉल करना स्टार्ट कर देगा, टीपी गिरना स्टार्ट कर देगा। फिर था आपका सेवेंथ, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होता है? ये होता है टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच चेंज इन नेशनल इनकम। विद रेफरेंस टू मनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है M2 का फॉर्मूला, ये M2 का नहीं, ये M1 का फॉर्मूला है, यानी कि ये गलत दे रखा है। उसके बाद चेक इज ऑल्सो अ फेट मनी, नहीं, चेक फेट मनी नहीं है, चेक फिड्यूशरी मनी है। मनी कैन नॉट बी ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये नहीं है। ऑल पेपर करेंसीज इनकन्वर्टेबल, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना। उसके बाद है वाई इज द एबीसी कर्व यू शेप। तो इसमें तो पहले आपको एबीसी का कर्व बनाना था यू शेप। अब यू शेप होता क्यों है? क्योंकि पहले हमारा जो टीसी होता है, टोटल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है, और टोटल कॉस्ट हमारा जब कंबाइन होता है तो धीरे 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 वो कम होता है, एक पॉइंट पर जाके वो बढ़ने लगता है। मेन डिफरेंस बताना था आपको इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इसमें आपको टैक्स और नॉन टैक्स के बारे में उस एग्जांपल से समझाना था। आपको बताना है वेदर ट्रू और फॉल्स कि जो हमारा सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलती है क्या वो रिकरिंग अकाउंट से ज्यादा होता है? नहीं, सबसे कम ब्याज मिलती है हमें सेविंग अकाउंट पे और सबसे ज्यादा मिलती है फिक्स पर, लेकिन उससे कम मिलती है रिकरिंग पर, तो ये हमारा फॉल्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको एस दे रखा है, वाई दे रखा है, एपीसी निकालना है। तो पहले तो आप सी निकाल लोगे। सी कैसे निकलेगा? देखिए वैसे फॉर्मूला होता है y इक्वल टू सी प्लस एस, और हमें यहाँ पर c निकालना है तो y माइनस एस। तो y माइनस एस, तो ये ऑलरेडी माइनस में है तो c पहला आ जाएगा 12, फिर माइनस 6 यानी कि ये हो गया 14, तो ये c आ गया। अब आपको निकालना है एपीसी। तो एपीसी का फॉर्मूला होता है c अपॉन वाई। तो पहला आप करोगे 12 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और दूसरा करोगे 14 अपॉन 20 तो आपका ये 0.7 समथिंग आ जाएगा एपीसी। आपको देखा सिंकिंग फंड क्या होता है भाई? सिंकिंग फंड का मतलब जैसे कि आप डेप्रीशिएशन को ही ले लीजिए। आपको मालूम है कि हर साल डेप लगता है तो उतना अमाउंट कम होता जाता है, तो धीरे धीरे हम एक रिजर्व फंड में उतना अमाउंट डालते जाते हैं। एक टाइम पे जब मशीन की वैल्यू खत्म हो जाएगी तब हम इस पैसे को यूज करेंगे। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? डेफिशिएंट डिमांड एडी इज लेस देन एएस, जहां पे हमारे जितने भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर थे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थे, इन सभी में कमी आने की वजह से ऐसा हुआ है।
वो उसका रीजन लिखना था। वाई इज इफेक्टिव डिमांड को हम एक्सपोज डिमांड भी कहते हैं। देखो एक्स एंड का मतलब था वो जो आप सोच रहे हो, एक्सपोज का मतलब है जो एक्चुअल में हुआ, तो वही पूछ रहा है उसे इफेक्टिव डिमांड क्यों कहते हैं, कि रीजन है हमारा उसका कि वो हुआ है। फिर आगे चलते हैं। अब आपको दे रखा है, अब यहाँ पे बताना था आपको कि जो प्राइस है मोबाइल हैंडसेट की वो मार्केट में बढ़ रही है, लेकिन जो डीलर्स हैं वो सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो कंडीशन हो रही है वो इलास्टिसिटी लेस देन 1 वाली कंडीशन है, तो उसी को आपको एलोबरेट करके अच्छे से बताना था। सेकंड आपका न्यूमेरिकल था कि जो प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 80, तो यहाँ पे फॉर्मूला आना था ईडी। चलो मैं वो खोल लेता हूँ व्हाइट बोर्ड, उसमें समझते हैं। ईडी का फॉर्मूला लगता ईडी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। यहां पे आपको क्वेश्चन में ईडी दे रखा है 2, ठीक है, तो यहां पे हमने लिख लिया 2, ईडी 2 लिख लिया। पहले की प्राइस कितनी थी, पहले की प्राइस थी 100 और पहले की क्वांटिटी थी 30, तो 100 अपॉन 30। डेल्टा क्यू हमें निकालना है कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी 100 से 80 हो गया यानी 20 चेंज हुआ। ठीक, अब इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 0 0 0 0, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 12। अब डेल्टा क्यू को अगर मैं फॉर्मूला पूरा खोलूंगा तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस क्यू, ठीक, Q1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 12। अब Q1 माइनस क्यू हमारा क्या दे रखा है, पहले वाला क्यू कितना था, पहले वाला क्यू हमारा था सर 30, तो Q1 माइनस 30 इज इक्वल टू 12, और ये वहां जाके क्या हो जाएगा हमारा 42, यानी चेंज कितने का आएगा, चेंज आएगा हमारा 42 का। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना था टीवीसी और एमसी। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको टीसी दे रखा है, अब आपको अगर टीएफसी नहीं दे रखा तो पहला वाला ही हमारा जो टीसी है वही टीएफसी हो जाएगा, यानी कि सब 40 40 40 40। अब आपको टीवीसी निकालना है, तो टीवीसी निकालने के लिए इसमें से माइनस पहला 0, फिर आपका आ जाएगा 20, फिर आपका आ जाएगा 38, फिर आ जाएगा आपका ये 57, ये तो आ गया टीवीसी। एमसी कैसे निकलेगा, डिफरेंस करते हुए, पहला टीसी 40 है तो 40 आ जाएगा, फिर 40 से 60 हो गया 20 आ जाएगा, फिर 60 से 78 18 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना था। फिर आपको दो डिफरेंस बताने थे, रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, आपको शॉर्ट रन वाले पॉइंट से और लॉन्ग रन वाले पॉइंट से इसको समझाना था। बाकी फिर डायरेक्ट बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन वगैरह क्या होता है, इन्वेस्टर मल्टीप्लायर वाला कंसेप्ट बताना था आपको, K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई से। यहाँ पे आपको लिमिटेशन बतानी थी, वही पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वाला, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी वाला। फिर आपको हाउ एवर रेवेन्यू रिसीव डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिसीव, इसमें आपको डिफरेंस बताना था कि भाई रेवेन्यू रिसीव क्या होती है, हमारी ऐसी रिसीव जिससे सरकार पे आने पर कोई भी एसेट लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता, उसी का डिफरेंस देना था। चलो एक बार अब आपका जो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आया होगा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए नेशनल इनकम न्यूमेरिकल आया है एक, यहाँ पे आपने प्रिकॉशंस लिखे होंगे, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट जीडीपी एमपी और एनएनपीएफसी। अब आपको दे रखा है प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू दे रखी है, सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू दे रखी है और टर्सरी सेक्टर की वैल्यू दे रखी है, और जो भी आपको दे रखा है वो दे रखा है एनडीपीएफसी। तो प्राइमरी को जोड़ लोगे, सेकेंडरी को जोड़ लोगे और टर्सरी को जोड़ लोगे। ठीक, इतना करने के बाद आपको ये दे रखा है इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो इसको हमें क्या करना है, सिंपली माइनस करना है, माइनस करना है और आपका जीडीपी एमपी निकल आएगा। लेकिन आपको इसमें एक चीज पर ध्यान देना है, यहाँ पे आपको एनडीपीएफसी दे रखा है ये, तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है किसकी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, उसका यहाँ पर यूज करना है।
वैसे ही आपको एक नेशनल इनकम का क्वेश्चन शायद और दे रखा है, ये रहा देखिए। इसमें आपको नेशनल इनकम निकालनी है और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस किसका फंडा था, इनकम मेथड का था सर, ठीक है। अब आपको गवर्नमेंट वाली भी चीज दे रखी है, तो देखते हैं क्या एक्सपेंडिचर मेथड की चीज दे रखी है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेट दे रखा है, इसको हमें ग्रॉस में चेंज करना पड़ेगा, डेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन डेप दिया ही नहीं है। डेप दिया है क्या, नहीं, डेप नहीं दिया, और एक्सपोर्ट दिया है माइनस का, तो इसको देन इसको प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा जीडीपी एमपी, यानी कि 900, 1900, 2200 और 75 प्लस करेंगे तो 2125 आपका आएगा जीडीपी एमपी। अब इसको पहले आप नेशनल इनकम तक पहुंचाओगे, तो नेशनल इनकम हमारी कैसे निकलेगी, पहले आप इसमें से डेप को माइनस करोगे क्योंकि डेप दे नहीं रखा है, उसके बाद आप एनएफआईए प्लस करोगे 210 का, फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है तो माइनस करेंगे सीधे, तो ये आपका आ जाएगा नेशनल इनकम। अब जब नेशनल इनकम आ जाएगा, तब जो हमारा इनकम मेथड का फॉर्मूला है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, उस फॉर्मूले को लगा के हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको करना था। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैंने एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बताए थे, क्वेश्चंस बताए थे, उनको जरा देखिएगा और मैच करिएगा क्या वही के वही आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।